कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आप शायद हैरतज़दा हों कि हम अभी तक दागिस्तान में हैं, रसूल हमज़ा तोफ के दागिस्तान में, इसलिए कि दागिस्तान एक ऐसा सरतराज ख़ित्ता है, इतना पुरकशिश है, मतलब जिसको कोहे काफ कहा जाता है। वो ख़ित्ता पुरकशिश नहीं होगा तो और क्या होगा कि वहाँ से निकलने को जी नहीं चाहता। तो जैसा कि फराज ने कहा था कि अगर ये बात है तो कुछ दिन ठहर के देखते हैं, तो हम ज़रा उसको भी इस ख़ित्ता जन्नत नज़ीर को कुछ दिन ठहर के देखते हैं। एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह दुनिया के सब शहर बदल गए हैं, सब मुकाम बदल गए हैं, वो नहीं रहे जो आज से 40-50 साल पहले थे। मतलब करीमाबाद में 2 होटल थे, हुंजा इन था, माउंटेन टॉप था, उसके बाद अब देखें को 5 स्टार होटल बेशुमार, यहाँ तक कि वादी शिगर में एक 2 कमरे का रेस्ट हाउस था, वहाँ 5 स्टार बेहतरीन बड़े महंगे हमारी जेब से बाहर होटल खुल चुके हैं। स्कर्दू भी देख लीजिए, लाहौर भी बदल गया। तो इसी तरह दागिस्तान भी बदल चुका है। मैंने सिर्फ इसलिए ये गुजारिश की है कि कहीं आप वहाँ पर जाएं और आपके ख़्यालों में वही पुराना दागिस्तान हो कि वहाँ रसूल हमज़ा तो अपनी नज़में पढ़ रहा होगा, उसका चचा अबू तालिब एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर ज़ोरना बजा रहा होगा, पहाड़ी चश्मे होंगे जिनके किनारे भेड़ें होंगी और ऐसी औरतें होंगी जो कोसने देने में बेमिसाल होती हैं। चुनांचे आज का दागिस्तान उनसे मुख्तलिफ है। आपको शायद याद हो कि पिछले प्रोग्राम में मैंने हवाला दिया था कि हुमैर हाशमी ने एक सफ़रनामा लिखा था सोवियत यूनियन का, और मुझे नाम भी उसका सही तरह याद नहीं था, जिसमें दागिस्तान का तज़किरा था और वो मिलने भी गए थे रसूल हमज़ा तोफ को। तो इस दौरान पिछले हफ्ते मैंने मुनीज़ा को फ़ोन किया, फैज़ साहब की बेटी को, तो मैंने तज़किरा किया कि आपके मरहूम खावंद ने इस तरह एक सफ़रनामा लिखा है। तो उन्होंने कहा कि वो सफ़रनामा संगे मील ने दोबारा छाप दिए और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुझे वो सफ़रनामा भेज दिया। मैं मुनीज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ। इसका नाम है दियारे सुबह बहार, और बेसिकली सोवियत यूनियन का पुराने ज़मानों का सफ़रनामा है, और उसमें हुमैर साहब ने भी माल्टन पार्क आया करते थे। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट हो गए थे, हालांकि नफ्सियात दान वो खुद थे। तो हुमैर ने दिबाचे में भी लिखा है कि ये मेरे अपने ख़यालात हैं। ज़ाहिर है कि एक ख़ास जो आइडियलिज़म है या कह लें नज़रिया है, अगर आप उससे हमदर्दी रखते हैं तो उस आइडियलिज़म पर अमल करने वाला जो मुल्क है उसमें आपको खूबियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी, खामियाँ होंगी लेकिन वो आपको कम नज़र आएंगी। चुनांचे हम सिर्फ़ अपना कंसर्न जो है वो दागिस्तान के साथ रखते हैं, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी ख़ास तौर पे दागिस्तान गए, वहाँ रसूल हमज़ा तोफ से भी मिले, और जहाँ इन्होंने लैंड करना था वहाँ बताया गया कि रसूल हमज़ा तोफ एक हेलीकॉप्टर लेकर आए थे आपके इस्तकबाल के लिए, लेकिन जहाज़ ताख़ीर से आया। अच्छा, आप हैरान हो गए कि हेलीकॉप्टर एक शायर के पास। तो सोवियत यूनियन की जो मुंतशिर शुदा सोवियत यूनियन जिसे कह सकते हैं, वो जो हुकूमत थी उसमें जो आर्टिस्ट थे, रक्कास थे, मौसीकार थे, मुसव्विर थे, शायर थे, अदीब थे, वो VIPs, उन्हें खुसूसी मराहत से नवाजा जाता था। चुनांचे उसी सिलसिले में हो सकता है कि उनको भी कुछ दिनों के लिए हेलीकॉप्टर अता किया गया हो। बहरतौर ये फिर वहाँ से किला कुमाश जो उसका है सदर मकाम, वहाँ से एक ख़ास मुकाम पे गए हैं, और कहते हैं कि रास्ते में हर जगह फलों के खेत थे और वहाँ आप कोई भी फल तोड़ सकते थे, सेब भी था, अंगूर भी था, बाकी सारा कुछ। और फिर मुझे याद आता पुराना हमज़ा जब सड़क के गिर्द सारे करीमाबाद के गिर्द
फलों के बाग थे, मतलब खुबानी तो वाइल्ड होती थी ना, तो कोई भी खा सकता था। अब उन्होंने पैरे लगाए हुए हैं तो मुकाम बदल गए। तो ये एक ख़ास मुकाम पे गए और वो ख़ास एक तकरीब थी। तकरीब ये थी कि दागिस्तान के तकरीबन 1300 लड़के जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम आए, यानी सोवियत यूनियन की जानब से लड़ते हुए, और ज़्यादातर बैटल ऑफ लेनिनग्राड में, जो बड़ी कड़ी जंग थी। और जाहिर है कि सोवियट्स ने उन लोगों को आगे किया होगा जिनके बारे में वो जानते हैं कि ये सख्त जान है और ये बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। तो वहाँ पे उनकी एक यादगार तामीर हुई, उसकी ओपनिंग थी। इनकी एक नज़म है रसूल की, जो वहाँ पे लिखी हुई थी, और उस नज़म की पॉपुलैरिटी का ये हाल है कि वहाँ सोवियत यूनियन के सबसे बड़े जो कंपोज़र थे उन्होंने उसकी धुन बनाई और वो लाखों की तादाद में फ़रोख्त हुई। और ये नज़म जो है इसका नाम है कूंजें। और रसूल कहता है कि उन जियालों के बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ जिनकी कब्रें नहीं, जो दफन होने की बजाय बुर्राक कूंजों की तरह सफ़ेद बन गए और आज भी वो बुलंदियों पर उड़ते जाते हैं। मैं उनको उड़ता देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर आसमान की तरफ ता देर तकता रहता हूँ। मैंने देश देश की सैर की और वहाँ भी शाम के धुंधुलकों में जब जब उन्हें उड़ते देखा, मुझे यूँ लगा कि ये सफ़ेद पोश सवार हैं, उफ़ की जानिब रवां। जब ये दूर चले जाते हैं तो मुझे इनकी आवाज़ सुनाई देती है जैसे किसी को पुकार रहे हों। क्या हमारे देश के शायर भी इन कूंजों को देखकर यही कुछ महसूस करते हैं? वो जियाले यानी दागिस्तान के वो फाइटर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम आए थे, वो जियाले जो मेरे दिलो जान थे, वो जब आसमान से गुज़रते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनकी कितारों में एक जगह अभी खाली है, शायद मेरे लिए। एक दिन मैं ज़रूर कूंजों की सफ़ों में पहुँचूँगा और उनके साथ उड़ूँगा और फिर ज़मीन के बासी मेरी आवाज़, मेरी कूंज जैसी आवाज़ सुनेंगे। ख़वातीन हज़रात, मेरे नज़दीक दागिस्तान की वजह शोहरत जो है वो 3 शख्सियात से है। ऑब्वियसली इमाम शामिर रहमतुल्लाह अलैह टॉप पर हैं, उसके बाद रसूल हमज़ा तोफ हैं। लेकिन इन दिनों जो दागिस्तान जाना जाता है वो MMA से जाना जाता है, यानी मिक्स मार्शल आर्ट, क्योंकि दुनिया के किसी इतने छोटे से खित्ते में मिक्स मार्शल आर्ट के इतने वर्ल्ड चैम्पियंस नहीं हुए। और उनमें सबसे पहला था खुबैब। आई एम श्योर कि आप उसके नाम से वाकिफ़ होंगे। और खुबैब जो था, इनके वालिद जो थे ये रशियन आर्मी में थे और वहाँ इन्होंने मिक्स आर्ट की तालीम हासिल की। और याद रहे कि प्यूटन भी मिक्स मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट है। और वहाँ उसके बाद वापसी पे उन्होंने बच्चों को वो सिखाया, एक जिम्नेज़ियम। बेसिकली खुबैब के जो कोच थे उसके वालिद साहब। और ट्रेनिंग किस तरह की, एक तो बुलंदी जो है दागिस्तान की वो 5-6 हज़ार फुट से ज़्यादा है। उस बुलंदी पे रहने वाले के फेफड़े कुदरती तौर पे मजबूत होते हैं, जिस तरह हमारे स्कर्दू में या आगे जाएँ अशकोले वगैरह में कुदरती तौर पे उनके फेफड़े हमसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। चुनांचे बर्फ़ में लिटा के, बर्फ़ भी बेशुमार होती थी, उसने उसको ट्रेनिंग दी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है एक क्लिप वो है कि खुबैब जब 7-8 साल का था तो एक रीछ, पालतू रीछ था, बंधा हुआ था, लेकिन उसके वालिद ने कहा कि तुम इसके साथ लड़ो। चुनांचे वो वीडियो मौजूद है कि वो छोटा सा खुबैब है और रीछ बहुत बड़ा है और उसके साथ वो कुश्ती कर रहा है और उसके ऊपर चढ़ जाता है एक दाव के साथ। और बाद में जब वो मशहूर हुआ
तो उसमें ये भी एलिमेंट था कि खुबैब जब अपोनेंट को कह लें कि जफ़ा मारता है तो ऐसा होता है जैसे रीछ ने उसे पकड़ लिया हो। पंजाबी में भी एक मुहावरा है कि रिछ जफ़ा, यानी रीछ एक दफ़ा आपको आगोश में ले ले तो फिर मुश्किल से ही छोड़ता है। चुनांचे खुबैब की ट्रेनिंग इस तरह हुई। पहले वो रूस में लड़ता रहा और उसकी जो पहली बड़ी फाइट थी अमेरिका में, उससे पेशतर 5-7 जो हरीफ थे उनको वो हरा चुका था, वो थी मैग्रेगर के साथ। मैग्रेगर जो था उस वक्त MMA का आलमी चैम्पियन था। अच्छा, ऑब्वियसली ही वॉज वेरी फियर्स, वो 1-2 राउंड के बाद दूसरे को ज़ेर कर लेता। मैग्रेगर और खुबैब का मुकाबला सिर्फ रेसलिंग का नहीं, ये था अकायद का, ये था कन्विक्शन का, ये था पर्सनैलिटीज़ का, ये था अपब्रिंगिंग का, ये था एक ऐसी सोसाइटी से आना जहाँ माँ बाप जो हैं उनकी खिदमत करना, उनका कहना बजा लाना एक फ़र्ज़ है, और जहाँ मज़हब पे इत्माद करना, एतकाद करना और अल्लाह ताला से ही सब कुछ तलब करना बुनियादी अकीदा है। चुनांचे मैंने वो मैग्रेगर की फ़ाइट देखी। मैग्रेगर ने बहुत कोशिश की, उसने दरखुला इतना ही नहीं समझा कि ये कहाँ से आ गया, पता नहीं इसका नाम अजीब सा है और अजीब से मुल्क से आया। रशिया की उनकी नेशनलिटी होती है लेकिन वो कैसे यही है कि दागिस्तानी है। तो प्री फाइट जो उनके साथ बातें हुई उसमें मैग्रेगर ने उसको बहुत बेइज्जत किया, उसके अकीदे का मजाक उड़ाया, उसको शराब पेश की, क्योंकि मैग्रेगर जो है वो तमाम, वो आयरिश था, अब है भी, कि आयरिश शराब बहुत पीती। और मुझे आज तक हैरत है कि आयरिश इतनी शराब पीने के बावजूद इतने बड़े बड़े लोग उन्होंने वहाँ कैसे पैदा कर ली। तो मैग्रेगर उसे बार बार जाम पेश करता था और वो यूं बैठा हुआ है, वो कोई जवाब नहीं, और वो कहता है अच्छा अच्छा तुम्हारे मज़हब में ये है, तुम्हारे मज़हब में तो औरतें दिखाई, मतलब ऑल द टाइम वो खुबैब को कर रहा था डिग्रेड। बाहर तो जब फाइट शुरू हुई है, अमेरिकन ऑडियंस था वो सारा मैग्रेगर के साथ। उसके बाद आप देख लीजिए कि मैग्रेगर के साथ खुबैब ने क्या किया। वो कोने में पड़ा हुआ है, हाँफ रहा है, और उसने रिक्वेस्ट की कि फ़ाइट रोक दे, और खून है उसके चेहरे पे और वो उठ नहीं सकता। और खुबैब ने ये फ़ाइट जीत के ऊपर इशारा किया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, और नारा भी लगाया। ये था आगाज़ खुबैब की शोहरत का, इंटरनेशनल शोहरत। उसके बाद खुबैब ने मुतअद्दिद और भी फ़ाइट्स की, टोटल 30 फाइट्स उसने की, उनमें से एक में भी वो नहीं आ रहा। ही इज़ द ओनली अनडिफीटेड MMA चैम्पियन इन द वर्ल्ड। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बात यह है कि इनके आगे रिश्तेदार और कज़न, जिनमें अज़मत भी थे, इस्लाम भी थे, 1-2 और नाम है, उनको भी ट्रेन किया और उन्होंने भी वो चैम्पियनशिप हासिल की। बल्कि एक अमेरिकन फ़ाइटर का ये कहना था MMA का, कहने लगा भाई ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना तो ये देख लो कि तुम्हारा अपोनेंट कहीं दागिस्तान से तो नहीं आया। यानी इतनी दहशत थी इनकी। आज जाहिर है कि भाई, लेकिन एक और की बड़ाई जो है खुबैब की, बाद में वो उसी मैग्रेगर को उसने इनवाइट किया दागिस्तान और उसकी एक VIP की तरह उसको ट्रीटमेंट दी। वो कहने लगा कि मैं आपकी बीवी को मिलना चाहता हूँ। कहने लगा नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि खुबैब की शादी हुई तो उसकी बीवी वाइट लिबास में थी और बिल्कुल पोशीदा थी। अगरचे दागिस्तानी औरतें इतना पर्दा नहीं करती, लेकिन ये उसकी मर्ज़ी थी। चुनांचे उसने ये किया। इसी तरह एक और अमेरिकन फ़ाइटर ने ये फ़ैसला किया कि जहाँ के लोग आते हैं और वर्ल्ड चैम्पियन हो जाते हैं तो मैं भी वहाँ जाऊँ। तो खुबैब ने उन्हें दावत दी, वो 2 साल रहे दागिस्तान में और उसी जगह ट्रेनिंग हासिल की, वहीं पहाड़ियों पे एक्सरसाइज की, वहीं सारा कुछ किया। एंड बिलीव मी कि ही आल्सो बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन। यानी
उस सरजमीन में एक ऐसी कशिश। खुबैब की पॉपुलैरिटी का ये हाल था कि वो जहाँ भी जाता था, मतलब टोक्यो गया, इतना हजूम उसको मिलने आया, जहाँ कहीं वो जाता था। ही वॉज ए सुपरस्टार, हैंडसम आदमी भी था, दाढ़ी उसने रखी हो, सभी ने रखी होती। तो मुझे याद है कि एक अमेरिकन बूढ़ी खातून ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड जिस होटल में ठहरा हुआ था, वहाँ बाहर कड़ी धूप में खड़ी हुई है और उसने एक बोर्ड लिया हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं खुबैब से मिलना चाहती। अब खुबैब के जो थे साथी या उसके गार्ड, उन्होंने कहा बीबी वो नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ बैठी हूँ चाहे मर जाऊँ। चुनांचे खुबैब आए और उसके साथ उन्होंने तस्वीरें उतरवाईं। खुबैब रिटायर किस तरह हुए? बुनियादी तौर पे सडनली कोविड के दिनों में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरा बाप मेरा रूहानी उस्ताद भी था, वैसे भी बात था, अगर वो चला गया है तो मैं आज के बाद फ़ाइट नहीं करूँगा। एक फ़ाइट उन्होंने की उनकी डेथ के बाद, और वो अपनी माँ के कहने पे की, क्योंकि माँ बाप से बहुत ज़्यादा जुड़त थी। ये पूरे दागिस्तानी जो इलाका है, यकीन कीजिए कि जो कुछ मैंने पढ़ा है या सुना है, वो हमसे ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। यानी इनकी फैमिली के जो गैदरिंग होंगे वो 100 200 बंदा होगा, क्योंकि दूर पार के सब अजीज़ उसमें शामिल होंगे। तो बहरतौर अब वो रिटायर हो चुका है, बड़े अच्छे घर में रहता है, ही कैन अफोर्ड इट, 4-5 गाड़ियाँ भी हैं, और ग्रोजनी में उसका एक रेस्टोरेंट भी है। एक बात जो मैं भूल गया था कि जब भी खुबैब अरीना में दाखिल होता था तो उसके सर पे वाइट पापाख टोपी होती थी दागिस्तानी। और याद रहे कि रसूल हमजा तोफ बार बार अपनी किताब मेरा दागिस्तान में ये तज़किरा करते कि जिसको अपनी पापाख की इज़्ज़त करनी नहीं आती वो इस काबिल ही नहीं कि इस मुआशरे में रह सके। उनका ये कहना है कि वो जब पापाख उतारते थे, कहीं रखते थे, तो अगर किसी शरीक का उसको हाथ भी लग जाता था तो वहाँ कत्ल गारिज शुरू हो जाता था, यानी अपनी टोपी को इतना अहम गर्दान है। तो वो खुबैब भी वो पापाख पहन के गया और उसका बहुत मजाक उड़ा कि ये क्या चीज़ पहन के आ गया इतनी बड़ी सारा कुछ। लेकिन अब वो एक सिंबल बन चुकी, यानी एक थाई फाइटर था या जापानीज़, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि सारा जादू इस टोपी में है, और अगर मैं भी ये टोपी पहन के अरीने में दाखिल हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि ग्रोजनी में उसका एक रेस्टोरेंट है, और बेस्ट रेस्टोरेंट, और ग्रोजनी याद रहे चेचनिया का दारुल-खुलाफा है, 20-25 साल पहले बिल्कुल तबाह हो चुका था। लेकिन बिलीव मी, ऑब्वियसली रशियन हेल्प के साथ और लोकल लीडरशिप ऐसी आई कि इसे चेंज सिटी। अब मैं मतलब कि ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहता, हमारे बहुत सारे जो मॉडर्न शहर हैं सो कॉल्ड, उनसे ज़्यादा खूबसूरत है ग्रोजनी। तो वहाँ इसका रेस्टोरेंट है, उसका नाम ही शायद पापाख है या क्या है, और अंदर जाएं तो वो इसी तरह टोपियाँ सजी नज़र आती हैं और वेटर्सेस ने पहनी हुई हैं। तो मान ये ख्याल आता है कि आखिर खुबैब ने दागिस्तान में ऐसा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दागिस्तानी सोसाइटी अब भी बहुत लिबरल नहीं हुई। वो नहीं चाहते कि भाई उनके मुल्क में या रियासत में एक रेस्टोरेंट ऐसा हो जिसमें उनकी पापाख टोपी इस्तेमाल की गई है। बुनियादी ये वजह। खुबैब की शोहरत ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में फैली, तो ज़ाहिर है कि रशिया में भी ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एथलीट ऑफ नॉट सोवियत यूनियन बट रशिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने ख़ास तौर पे बुलाया उनके वालिद को और खुबैब को। उसकी मैंने एक वीडियो देखी, ऑब्वियसली सिर्फ तीनों हैं। उसमें पुतिन ने एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा देखो खुबैब, मैंने देखा है कि जब कोई
तुम अपने अपोनेंट जो है, हरीफ जो है, उसको ज़ेर कर लेते तो उसको मारते बहुत। ऐसा ना किया करो। ये एक बड़े फाइटर की शान नहीं है कि अगर उसका हरीफ गिर गया, उसके काबू आ गया, तो वो उस पर ज़्यादा तशद्दुद करे। चुनांचे उसने वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ख़वातीन व हज़रात, ये दूसरे रसूल हमज़ा, पहले नंबर पे इमाम शामिल, दूसरे पे रसूल हमज़ा, तो तीसरे पे खुबैब। तो क्यों ना फिर इमाम शामिल और रसूल हमज़ा तो के दरमियान ये कह लीजिए कि एक कड़वाहट का सिलसिला शुरू हुआ। शामिल तब थे नहीं, लेकिन ये किस्सा उनके जाने के बाद है। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमाम शामिल बहुत सारी जंगें लड़ने के बाद जब गिरफ़्तार हो गए तो उन्हें ज़ार रूस की खिदमत में पेश किया गया। ही वॉज द मोस्ट फेमस फाइटर। और वो सिर्फ फाइटर नहीं थे, वो दरवेश थे, एक कह लें कि वली अल्लाह थे। जिस तरह वो बातें करते थे, तो वो मुरीद थे उनके, जो उनके साथ लड़ते थे, और मुरीद ही ऐसे लड़ सकते हैं। तो ज़ार रूस ने भी उनकी बहुत पजीराई की। ये पुराने ज़माने में हरीफ की पजीराई लोग करते थे कि भाई हार गया है तो ठीक है, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त मुदाफ़त की है। तो आखिर उनसे पूछा गया था, बल्कि इमाम ने ख़ुद ही इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं मास्को में नहीं रहना चाहता, मुझे मक्का में भेज दे। चुनांचे उन्हें मक्का भेज दिया गया और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। रसूल हमज़ा तोफ़ और इमाम शामिल के दरमियान जो लफ्ज़ मैंने कड़वाहट का इस्तेमाल किया वो बहुत मामूली है। अब मैं किस्सा आपको बयान करता हूँ तो आपको मालूम हो जाएगा कि रसूल हमज़ा तोफ़ ने क्या हमाकत की थी। रसूल हमज़ा तोफ़ ने, ही वॉज़ ए कम्युनिस्ट, और उन दिनों इमाम शामिल जो थे वो ज़ारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, मतलब कि ज़ारों के ख़िलाफ़ लड़ चुके थे। लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट थी, यानी सोवियत गवर्नमेंट, वो भी उनका हवाला पसंद नहीं करती थी। चुनांचे उनकी तारीख़ में, जिस तरह हिंदुस्तान में बदली जा रही तारीख़, यहाँ भी थोड़ी बहुत बदल लेते हैं, तो उसमें ये था कि दरअसल इमाम शामिल तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और तुर्कों के वो एजेंट थे वग़ैरह वग़ैरह। तो जो रसूल हमज़ा तोफ़ थे वो उस प्रोपेगेंडे से मुतासर हो गए, नौजवान थे, और उन्होंने इमाम शामिल के ख़िलाफ़ एक नज़म लिखी, यानी गुस्ताखी की पूरे दागिस्तान के हवाले से, क्योंकि उनके वालिद तब जिंदा थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने इमाम के बारे में लिखा है, तुम देखना बाद में बहुत पछताओगे, तुम्हें बहुत दुख होगा। तो उस किस्से के बारे में भी मेरा दागिस्तान में दर्ज है। वो कहते हैं कि ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि जब ये ज़रा पशेमान हुए तो इनके वालिद ने कहा था कि बैल चोरी हो जा चुके हों तो दरवाज़े पर भारी ताला लगाने की क्या ज़रूरत, अब क्या फ़ायदा। अच्छा, उनका कहना है कि असल सवाल ये है कि तीर अगर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में पैवस्त हो गया हो तो उसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन दिल में उतर जाने वाले तीर का क्या किया जाए। वो पशेमानगी का तीर जो था उनके दिल में उतर गया था। कहते हैं कि ज़माने की आबोताब ने मेरी आंखें चुंधिया दी थी, जैसे कोई नौजवान किसी दुशीज़ा के इश्क में अंधा हो जाता है। इसलिए मैंने वो नज़्म लिखी और अपनी तरफ से शामिल का पर्दा फाश किया। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि क्या तुम्हें मजबूर किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि तुम इमाम शामिल के ख़िलाफ़ नज़्म लिखो। उन्होंने कहा नहीं, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला था, मैं खुद था जिसने अपनी आज़ादाना ख्वाहिश पर शामिल के बारे में वो इशार लिखे थे। मैं वक्त की परछाई बन गया था। जी हाँ, हालांकि शायर को कभी परछाई नहीं बनना चाहिए, उसे तो छोड़ा होना चाहिए, रोशनी का सरचश्मा। अब इससे बहस नहीं कि रोशनी किसी मामूली दिए की है या सूरज की है,
रोशनी परछाई नहीं हो सकती, वो सिर्फ रोशनी हो सकती है। चुनाचे रसूल हमजा ज़ोफ़ ने, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि अभी सोवियत यूनियन था, उन पर अताब नाज़िल हो सकता था, उन्होंने एक और नज़म लिखी जिसके कुछ हिस्से मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये कह लीजिए एक माफ़ीनामा, एक ऐसे शख्स की जानिब से जिससे एक गलती हो गई हो, गुनाह मर्तकब हो गया हो, और वो इतना शर्मिंदा हो कि अपने जुर्म का इकरार भी करता है और ये भी जानता है कि ये जो मैंने जुर्म किया है इसकी खलिश हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तो नज़म है, बरसों पहले दिल पे मेरे ज़ख्म लगा था, अब भी अक्सर नश्तर बनकर जाग उठता है। वो जो मेरे दादा के पाक होंठों पर गीत बना था, किस्सा बनकर गूंज उठा था। ये इमाम शामिल के बारे में कह रहा। एक किस्सा और उसका हीरो बचपन का हिस्सा बनकर मेरी यादों के आंगन में आंख मचोली खेल रहा है। मेरे घर के आगे खेतों में, मैदानों में, शाम की धुंधली तारीकी में उसकी फ़ौजों जैसे बादल हर लम्हे उमड़े आते हैं। वो मेरे कोहस्तान का नगमा जिसको मेरा बचपन माँ के होंठों से सुनता आया। बूढ़ा वीर बहादुर, ये इमाम शामिल को कह रहे हैं, बूढ़ा वीर बहादुर कफकाजी टोपी ओढ़े देख रहा है, एक ऊंची दीवार से नीचे झांक रहा है। बाएं हाथ से पकड़े अपनी दोधारी तलवार का कब्जा दाएं जानब डोल रहा है म्यान का साया। आगे वो लिखते हैं कि कैसे मेरी माँ ने सोने के नेकलेस और मेरी बहन ने अपने हार उतारे ताकि एक ऐसा टैंक बने जिस पर बूढ़े वीर बहादुर कफकाजी टोपी वाले उस हीरो का नाम खुला हो। यानी इमाम शामिल की पॉपुलैरिटी देखिए। और अब्बा ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले इस हीरो के गुण गाए थे। लेकिन ये भी सच्चाई है, कड़वी लेकिन सच्चाई, इस हीरो का दुश्मन का एजेंट बताकर एक दुनिया ने उसके सर इल्ज़ाम तराशे। वो कहते हैं कि मैंने भी फिर यही कुछ किया कि मैंने उन पर इल्ज़ाम तराशी की। अब भी रात की खामोशी में उसके भारी कदमों की आहट मिलती है जब दीपक बुझ जाते हैं। खिड़की में से उसका साया, वो जिसने इस मुल्क की आन बचाई, गोनेब का दरवेश सिपाही, आ जाता है खुद मेरे अपने कमरे में आ जाता है और ये कहता है, इमाम शामिल उसे कह रहे हैं, कितनी जंगें लड़ता आया, कितना खून बहाया मैंने, कितना दर्द उठाया मैंने, मेरे बदन पर, मेरी कबा पर इन्हीं 19 ज़ख्मों के पैबंद अब भी देखे जा सकते। फिर भी मैंने सब्र किया था, लेकिन तुमने शेरों के ये तीर चलाकर ज़ख्म लगाया है ऐसा जैसा ज़ख्म कभी न खाया। खंजर के, तलवार के और गोली के ज़ख्म एक तरफ और ये ज़ख्म एक जानब। ये पहला ज़ख्म है जो मैंने अपने कोस्तान के एक बेटे के हाथों खाया। तुमने जो तीर चलाया वो मेरे दिल में जा उतरा है। हो सकता है ग़ज़वा और जहाद के नारे अब फरसूदा समझे जाएं क्योंकि उन्होंने जहाद का ऐलान किया था, लेकिन मेरे बच्चों, इन नारों ने एक दिन तेरे कोहस्तान की हुर्मत और उसका नामूस बचाया। हो सकता है आज की दुनिया इन हरबों को कोहना समझे, लेकिन ये वो हरबें हैं जो आज़ादी के जामन बनकर रन के मैदानों में चमके, दुश्मन पर तूफ़ान से टूटे। रसूल कहते हैं कि यूं ही सहर तक वो साया, इमाम शामिल का, जो हर शब अंधियारे में अपनी हिना आलूदा दाढ़ी को मेहंदी लगा दे, चेहरे की तावानी लेकर मेरे कमरे में आता है, मंडलाता है, तंज के लाखों तीर चलाकर, मुझको अपने ज़ख्म दिखाकर, शर्म का एक एहसास दिलाकर जाने कहाँ फिर छुप जाता है। मैंने जो हरकत की थी इस हरकत पर मैं नादिम हूँ, उस साये से भी नादम जो हर शब तारीकी में मंडलाता है,
और अपने लोगों से भी। बूढ़े वीर बहादुर का इस ग़ज़वे में एक साथी था, हाजी मुराद, जिसने अपने पीर से रिश्ते तोड़ लिए थे। बाद में उसको गलती का एहसास हुआ था, वो पीर से मिलने चला गया, लेकिन एक दलदल में फंसकर जान गंवा बैठा। अब तो मुझको अपने इन अशार की कीमत शब-ए-दारी, शर्म व नदामत से ही पूरी करनी होगी। ये भी सच है, माफ़ी की कुछ आस अगर हो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन डरता हूँ कोई दलदल मेरे भी इस राह गुज़र में आदम की तो क्या होगा। लेकिन एक सच्चाई, उससे भी ज़्यादा बरतर सच्चाई ये है, एक शायर की गद्दारी को माफ़ी देना वो क्या जाने जो तलवार से लिखता हो। आने वाले दौर के किस्से, आने वाले दौर के नगमे। अब इस माफ़ी की दरख्वास्त भी करना एक सही लासल होगा। अब तो मुझको जीते जी अपनी जबी का ये धब्बा, अपना ये आलूदा दामन, गलती के एहसास का बोझ इन कांधों पर ढोना होगा। लेकिन मेरी कौम के लोगों, ये बोझ उतना ही रखो जितना मैं ढो पाऊँ या सह पाऊँ। मैं नादिम हूँ, मैं नाज़ुम हूँ, लेकिन ए महबूब वतन, मुझ पर ऐसी तीखी नज़रों की तीर ना बरसा जैसे कोई माँ बच्चे की बेजा हरकत पर ख़ुद शर्मिंदा हो जाती है या सो अलम में खो जाती है। रसूल हमदा तौफ़ के इन प्रोग्रामों के आखिर में मैं ख़ुद बहुत मूव हुआ इस माफ़ीनामे से। काश कि हमारे वतन के भी शायर ऐसे माफ़ीनामे लिख सकें, लेकिन ये माफ़ीनामे दोनों तरफ से होने चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तुम तन्हा हो, उदास हो और कोई भी तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला नहीं है, तो जान लेना कि रसूल हमदा तौफ़ कहीं बुलंद पहाड़ों में मर गया है।